ये वो वक्त था जब ऑपरेशन गिब्राल्टर प्लान किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस ने कोवर्टली कश्मीर में घुसकर इंसर्जेंसी स्टार्ट करने की कोशिश की। ये प्लान पार्शियली सही ही चला। अब चूंकि ये पहला ऑपरेशन था तो इससे आईएसआई की रीच थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हुई। एंड अब थोड़ा आगे मूव करें तो 1979 में आता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर आईएसआई वर्सेस मोसाद जो डिटेल्ड कंपैरिजन है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। टू पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज देखते हैं, आईएसआई और मोसाद जो इजराइल की है उसको देखेंगे कि दोनों में क्या मतलब सिमिलैरिटीज हैं या फिर कौन किससे ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। आईएसआई और मोसाद दुनिया की दो सबसे पावरफुल और सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ज्यादा पावरफुल कौन है? और सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस, नेटवर्क और ग्राउंड रियलिटी में कौन ज्यादा आगे है। इस वीडियो में हम सिर्फ सुना सुनाया नहीं बल्कि रियल रिपोर्ट्स, एक्चुअल ऑपरेशंस और कुछ बड़े फेलियर्स तक को भी देखेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से। ये नहीं कहना कि ये मुझे पसंद है तो यही बेस्ट होगी। हम दोनों एजेंसीज को हर एंगल से कंपेयर करेंगे। आखिर में फैसला आपका होगा। कमेंट में जरूर बताना कि आपकी नजर में कौन ज्यादा पावरफुल है। आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी बुनियाद 1948 में रखी गई थी। पाकिस्तान बनने के सिर्फ एक साल बाद 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली कश्मीर वॉर हुई तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की कमियां काफी खुलकर सामने आई थी। उस वक्त हर फोर्स जैसे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का अपना अलग अलग इंटेलिजेंस विंग होता था, लेकिन कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन जब ज्यादा सीरियस होने लगी तो बिल आखिर पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का प्लान पेश किया। आईएसआई बनाने का आइडिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर मेजर जनरल वॉल्टर कोथोम का था, जो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के इंटेलिजेंस डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करे, एनालाइज करे और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट लीडरशिप प्रोवाइड करे। इस सजेशन पर 1948 में आईएसआई का ऑफिशियली आगाज हुआ। शुरुआत में आईएसआई का बेसिक फोकस एक्सटर्नल थ्रेट्स, खासतौर पर इंडिया और अफगानिस्तान के खिलाफ सर्विलेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्ट करने पर था। 1950s और 60s के दौरान जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब पाकिस्तान ने यूएसए के साथ अलायंस बनाए, जिसमें आईएसआई ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के साथ मिलकर भी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की और ग्रेजुअली अपनी प्रेजेंस रीजन में एक्सपेंड करना शुरू कर दी। इससे कुछ सालों बाद आईएसआई को साउथ एशिया ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में भी एक्टिव कर दिया गया। अब बात करते हैं मोसाद की। ये इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। मोसाद का आगाज 1949 में हुआ था, लेकिन इस एजेंसी का आइडिया उस वक्त शुरू हुआ जब इजराइल 1948 में एक नया मुल्क बना था। एक्चुअली इजराइल चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है और उस वक्त उसे हर वक्त ये खतरा महसूस होता कि कहीं मुस्लिम मुमालिक उन पर हमला करके उनको खत्म न कर दें। लिहाजा उनको समझ आ गई थी कि उन्हें जल्द अज जल्द एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो दुश्मन के हमले से पहले ही उसे समझ सके और खुद को तैयार कर ले। इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियोन ने पर्सनली मोसाद को बनाने का ऑर्डर दिया था। इनिशियली मोसाद का काम था दुनिया भर में जो भी इजराइल के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज का पता लगाना और जरूरत पड़ने पर सीक्रेटली उन्हें न्यूट्रलाइज कर देना। 1960s के दौरान मोसाद ने अपने एजेंट पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दिए, खासकर यूरोप और मेनली अरब कंट्रीज में। और इस टाइम पे जाके मोसाद ने कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी किए, कई लोगों को पकड़ा, जिसको मैं आगे वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद आता है 1995 का टाइम, जिसमें मोसाद का काम सिर्फ असैसिनेशंस नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में भी फैलना शुरू हो गया। आईएसआई और मोसाद का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, किन सेक्रेटिव डिवीजन्स और लीडरशिप मैकेनिज्म के जरिए ये एजेंसीज अपने मिशंस को अंजाम देती हैं, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसआई का स्ट्रक्चर किसी कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं है। ये एक हाईली सिक्योरेटिव और मल्टी लेयर्ड सेटअप है जिसका एग्जैक्ट मैप सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम होता है। ऑफिशियली आईएसआई पाकिस्तान आर्मी के अंडर आती है और इसका डायरेक्टर जनरल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका ऑपरेशनल कंट्रोल
ज्यादातर मिलिट्री हाई कमांड के पास होता है, खासकर आर्मी चीफ के। बेसिकली ISI के अंदर भी बहुत सारे इंटरनल ग्रुप्स हैं जिनके अपने अलग अलग सीक्रेट रोल होते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, ये पॉलिटिकल अफेयर्स, डोमेस्टिक सर्विलेंस और इंटरनल थ्रेट्स, टेररिज्म के खिलाफ काम करते हैं। और ये वो विंग है जो मीडिया मॉनिटरिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और ग्रुप है एक्सटर्नल विंग, ये दुनिया भर में पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट और वेस्ट में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा JIB यानी ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, JIB ISI का वो विंग है जो डोमेस्टिक लैंडस्केप को मॉनिटर करता है। इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविज्म, सब कुछ इसकी नजर में होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है, ये वो विंग है जो फील्ड मिशंस और कोवर्ट ऑपरेशंस हैंडल करता है। स्पेशली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स जो ब्लैक ऑपरेशंस, असैसिनेशंस या हाई वैल्यू टारगेट ट्रैकिंग करते हैं, वो इस ग्रुप से निकलते हैं। दूसरी तरफ मोसाद का स्ट्रक्चर ISI से काफी डिफरेंट है। ये एक्चुअली मिलिट्री का पार्ट नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका हेड डायरेक्टली इजरायली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है और इसका फुल नाम मोसद लेमोडी इन उले तफकीदिम मैयूहदीम है। मोसाद का चीफ डायरेक्टर ऑफ मोसाद कहलाता है और इसका नाम वगैरह सब ऑफिशियली सीक्रेट रखा जाता है जब तक पब्लिकली अनाउंस ना किया जाए। अब जैसे कि हमने देखा कि ISI के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसी तरह मोसाद के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे LAP पॉलिटिकल लेयन, ये मोसाद का पॉलिटिकल फ्रंट है। फॉरेन गवर्नमेंट्स, एम्बेसीज और ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ लिंक यहाँ से मेंटेन होते हैं। इसके अलावा कैसोरे ऑपरेशन डिवीजन सबसे सीक्रेट और डेंजरस मिशंस ये विंग करता है, जैसे कि असैसिनेशंस, कोवर्ट एंट्रीज और डीप सर्विलेंस। एंड इसके अलावा एक साइबर एंड टेक का भी ग्रुप है और ये वो विंग है जो साइबर अटैक्स और डिजिटल सैबोटेज में मुकम्मल एक्सपर्ट है। अब हमारे कंपैरिजन का जो अहम पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑपरेशंस। नॉर्मली जब भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो उसकी हिस्ट्री और रियल वर्किंग स्ट्रेटजीज को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम ISI और मोसाद के कुछ सीक्रेट रियल ऑपरेशंस भी देखते हैं, जिससे हमें मजीद क्लियरेंस हो जाएगी कंपैरिजन में। 1965 की वॉर ISI के लिए पहला ऑपरेशनल चैलेंज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर से पहले ही ISI ने इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स और रडार पैटर्न मॉनिटर कर लिया था और कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तानी कमांड तक पहुंचा दी गई थी। ये वो वक्त था जब ऑपरेशन गिब्राल्टर प्लान किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेज ने कोवर्टली कश्मीर में घुसकर इंसर्जेंसी स्टार्ट करने की कोशिश की। ये प्लान पार्शियली सही ही चला। अब चूंकि ये पहला ऑपरेशन था तो इससे ISI की रीच थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हुई। एंड अब थोड़ा आगे मूव करें तो 1979 में आता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। इसमें भी ISI को दुनिया की फ्रंट लाइन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बराबर खड़ा कर दिया गया। CIA के साथ मिलकर ISI ने ऑपरेशन साइक्लोन एग्जीक्यूट किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन था। इसमें एक्चुअली ISI ने पेशावर और ट्राइबल रीजन्स में कई ट्रेनिंग कैंप सेट किए, जहां अफगान मुजाहिदीन को गुरिल्ला वॉरफेयर, IED मेकिंग, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन और माउंटेन कॉम्बैट सिखाया जाने लगा। फंडिंग भी सऊदी अरेबिया और US से आई, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल और मुकम्मल ऑपरेशनल मैपिंग ISI के हाथ में थी। ये वो टाइम था जब ISI के ग्लोबली कनेक्शन बनना शुरू हुए, जैसे सऊदी की GID और चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ। रिजल्ट क्या बना? सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और उस वक्त ISI को दुनिया में पहली बार अनडिफीटेड इंटेलिजेंस का लेबल भी मिला था। 1980s के एंड में ISI ने इंडिया के सेंसिटिव एरियाज में कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस एक्सपेंड किए। कश्मीर में आर्म्ड रेजिस्टेंस को स्ट्रेटेजिक डेप्थ सपोर्ट दिया गया। ISI ने लोकल नेटवर्क्स डेवलप किए और कम्युनिकेशन लिंक्स तक एस्टेब्लिश की। उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करें तो 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें भी ISI ने अर्ली सर्विलेंस और टेरन बेस्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी में कोवर्टली प्लेस करने का काम हाई लेवल सिक्योरिटी में हुआ। जब तक इंडिया को रियलाइज हुआ तब तक पाकिस्तानी एजेंसी पोजीशन काफी एडवांस कर चुकी थी। ऑपरेशनली ये एक बोल्ड मूव था, डिप्लोमेटिकली रिस्की तो था, लेकिन काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया। इसके बाद कुलभूषण जाधव ऑपरेशन आप लोगों को पता होगा, जो कि एक क्लियर एग्जांपल है। 2016 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने इंडियन नेवी के ऑफिसर कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से अरेस्ट कर लिया है, जो एलिजिडली इंडिया की रॉ का ऑपरेटिव था। ये ऑपरेशन भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रॉ की क्रेडिबिलिटी को काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा। 1980s के टाइम में मोअम्मर गद्दाफी ने भी ISI को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ था। ISI ने इस अलायंस का फायदा उठाते हुए आर्म्स स्मगलिंग, इंटेलिजेंस
ट्रेनिंग और प्रोक्सी वॉर के जरिए लीबिया में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स किए। ISI ने लीबियन काफी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पाकिस्तान में लंबे वक्त तक ट्रेन किया और इसमें सिर्फ वॉरफेयर ही नहीं बल्कि काउंटर इंटेलिजेंस टेक्निक्स और सैबोटेज ऑपरेशंस भी सिखाए गए ताकि कल को लीबिया किसी टेररिस्ट अटैक से खुद को डिफेंड कर सके, जिसके बदले में ISI को भारी अमाउंट पे की गई थी। जिसके बाद से ISI ने पैलेस्टीनियन ग्रुप्स और नॉर्थ अफ्रीका इस्लामिस्ट ग्रुप्स को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हम मोसाद के भी कुछ फेमस ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशन एचमन 1960 सबसे पहला और मशहूर मिशन था अडोल्फ एचमन का कैप्चर। एचमन नाजी जर्मनी का वॉर क्रिमिनल था जिसने होलोकॉस्ट के दौरान हजारों यहूदियों की जान ली थी। एचमन ने अपना नाम बदला और इटली के रास्ते अर्जेंटीना में जाकर रहने लग पड़ा। मोसाद की कई महीनों की मेहनत के बाद फाइनली उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उस वक्त के मोसाद चीफ आइजर हैरल एक सीक्रेट टीम अर्जेंटीना भेजता है। टीम में होते हैं बेस्ट फील्ड एजेंट्स और वो 2 से 3 दिन तक ऑल टाइम मॉनिटर करते रहते हैं एचमन को और बिल आखिर मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। मई 11, 1960 रात का वक्त था। एचमन अपनी बस से घर लौट रहा था। घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो बस से उतरता है फौरन मोसाद के एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। अब चैलेंज ये था कि उसे लीगली अर्जेंटीना से कैसे निकाला जाए, लेकिन न जाने कैसे मोसाद के एजेंट्स सेफ्टी के साथ इजराइल लेकर आ जाते हैं। 1962 में एचमन को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया और ये इजरायली हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है कि किसी को इस तरह पब्लिकली और ऐसे फास्टली फांसी दी गई हो। कुछ साल गुजरते हैं और टाइम आता है 5 सितंबर 1972। जर्मनी के शहर मुनिच में ओलंपिक्स हो रहे थे। पूरे यूरोप का माहौल फ्रेंडली था। जब दोपहर का वक्त हुआ तो एक मिलिटेंट ग्रुप ब्लैक सितंबर ने इजरायली एथलीट्स के हॉस्टल पर हमला कर दिया। 11 इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बना लिया गया और फिर कुछ दिनों बाद उन सभी को मार दिया गया। अब इजराइल खासकर मोसाद चुप तो नहीं बैठ सकते थे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डमेयर ने फौरन मोसाद चीफ ज़ेवी ज़ैमर को बुलाया और वहीं से ही उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि चाहे कुछ भी हो उनको खत्म कर दो। ये था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, एक सीक्रेट मिशन जो सालों तक चलना था। मोसाद ने एक रेड फाइल तैयार की जिसमें उस ग्रुप के लीडर्स, फंडिंग करने वाले और प्लानर्स सबको पकड़ना था। उसके बाद मोसाद की स्मॉल किडोन यानी असैसिनेशन टीम को पूरे यूरोप में डिप्लॉय कर दिया गया और इस टीम का काम था दुश्मन की पहचान करना और उसे वहीं क्वाइटली एलिमिनेट कर देना। 3 से 4 मंथ्स तक ये काम करते रहे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेली रूटीन ट्रैक करना और बिल आखिर सबको पकड़ना शुरू कर दिया। उसी साल यानी 1972 में एक इटली में खत्म कर दिया गया जो इस अटैक का प्लानर था और फिर 1973 में एक और को पकड़ लिया जाता है पेरिस से और उसे खत्म पता है किस तरह किया गया है? मोबाइल फोन से। जैसे ही कॉल रिसीव की फौरन ब्लास्ट। फिर 1973 में एक और को पकड़ लिया जाता है जो आर्म स्मगलर था और उसको लेबनान में ही सीक्रेटली एलिमिनेट कर दिया जाता है। बट आगे जो होता है वो मोसाद की सबसे बड़ी गलती थी। एक टाइप का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। मोसाद ने नॉर्वे के एक शहर लिलीहैमर में एक आदमी को ब्लैक सितंबर का मास्टरमाइंड समझकर मार दिया, मगर वो तो असली टारगेट था ही नहीं। लिटरली वो तो एक वेटर था। अब क्या होना था? 5 मोसाद एजेंट्स पकड़े गए और ये ऑपरेशन वहीं परमानेंटली बंद करना पड़ा और इस पर इसराइल को काफी ज्यादा हेट पड़ी। लेकिन एक मिनट, वाज ISI एवर रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड? बहुत लोग कहते हैं कि मोसाद दुनिया की सबसे डेंजरस और पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये बात आमतौर पर मीडिया और मूवीज में ही सुनने को मिलती होगी, एम आई राइट? लेकिन जब हम रियलिटी और क्रेडिबल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। अक्सर ISI को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मगर 2000 के एरा में ISI को दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में पहला नंबर मिल चुका है। ये बात कई इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट और ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम ने भी एक्सेप्ट की है। मोसाद को अक्सर 3rd या 4th पोजीशन पर रखा जाता है, जबकि ISI ने कुछ असेसमेंट्स में सबसे आगे होने का दावा किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रैंकिंग सिर्फ मिलिट्री या कन्वेंशनल इंटेलिजेंस की बेसिस पर नहीं होती, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशंस और साइबर कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए दी जाती है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट्स ने कई दफा ISI को सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी बताया है, स्पेशली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एनालिस्ट भी मानते हैं कि ISI का रीजनल पावर और कोवर्ट एक्शन स्केल मोसाद से ज्यादा बड़ा है। मेरे एनालिसिस से जब हम पावर को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि मल्टीपल एंगल्स, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और साइबर वॉरफेयर से देखते हैं तो ISI ने कई पीरियड्स में ग्लोबल इंटेलिजेंस रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है। टेम्पो इंग्लिश ने भी अपने बहुत सारे आर्टिकल्स में ISI को वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी डिक्लेयर किया है। BBC ने कई आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज में ISI को
वर्ल्ड मोस्ट सीक्रेट स्पाई एजेंसी कहा है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलकायदा Most एंड secret. अफगान तालिबान। BIR जर्नल ने भी 2023 में एक रैंकिंग आर्टिकल अपडेट किया था जिसमें टॉप 10 इंटेलिजेंस Best एजेंसीज को intelligence. लिस्ट किया गया। इंटरेस्टिंगली ISI को नंबर 1 में स्पोर्ट किया गया, जबकि मोसाद को नंबर 3 पे देखा गया है। अल जजीरा ने भी कई दफा ISI को वर्ल्ड बेस्ट एजेंसी कहा है और ये भी कहा है कि ISI ने कई दफा USA की CIA की भी कई बार हेल्प की है। टाइम्स लाइफ ने भी कई दफा ISI को एशिया की सबसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी बताया है। आज भी ISI का नेटवर्क दुनिया के कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज में एक्टिव है, जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, तुर्की, चाइना और अफगानिस्तान में। इन कंट्रीज में ISI के डीप एसिड्स यानी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्पाई नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और वो साइलेंटली काम करते हैं। ISI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, यानी किसी एजेंट को 5 से 6 साल के लिए किसी कंट्री में नॉर्मली सेटल करवाता है ताकि वो बिल्कुल वहाँ का पार्ट लगे और छुपके से इंफॉर्मेशन निकालता रहे। मोसाद भी पावरफुल है लेकिन उनका तरीका अलग है। मोसाद मोस्टली फोकस्ड ऑपरेशन करता है और उसका नेटवर्क यूरोप, अमेरिका और कुछ अरब कंट्रीज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ज्यादातर शॉर्ट मिशंस पर डिपेंड करता है। एक और फर्क ये है कि मोसाद का फोकस इसराइल के एनिमीज तक लिमिटेड रहता है, लाइक ईरान, हिजबुल्लाह या सीरिया जैसे ग्रुप्स, जबकि ISI रीजनल और ग्लोबल भी है। इसके अलावा ISI का इन्फ्लुएंस सिर्फ स्पाइंग नहीं है बल्कि पॉलिटिकल गेम, मीडिया मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी तक भी एक्सपेंड करता है। सो अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग है। आई थिंक सो मैं सोच रहा हूँ कि इसके रिलेटेड पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें उनके साइबर अटैक्स को भी देखा जा सकता है, कुछ मेजर फेलियर्स को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनको फंडिंग और सपोर्ट कहाँ से मिलता है। चलें ठीक है, फिर डन करते हैं। बहुत जल्द पार्ट 2 भी आ जाएगा। ISI और मोसाद का जो भाई दुनिया की सबसे सीक्रेट बेस्ट एजेंसीज मानी जाती हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान का नाम एंड होते होते शुरू में तो लग रहा था मतलब हाफ ऑफ द वीडियो तक कि लगभग दोनों के थोड़े से तरीके अलग है लेकिन टक्कर की है दोनों, क्योंकि मोसाद का भी बहुत नाम है पूरी दुनिया में भाई, उनकी एजेंसी भी बहुत तगड़े तरीके से काम करती है, लेकिन उसका फेलियर भी एक बड़ा निशान है उसके ऊपर, एक धब्बा सा लग गया है कि भाई वो फेल भी हो गए थे एक जगह, किसी गलत बंदे को उन्होंने सज़ा दे दी थी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इनका काम अगर आप देखोगे स्टार्ट टू एंड किस तरीके से करते हैं, तो इनके अलग अलग तरीके हैं दोनों के, जैसे कि लॉन्ग टर्म जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें हिस्सा लेता है भाई ISI, बहुत ट्रेनिंग और उसके साथ सब्र के साथ, मतलब 5 साल किसी को किसी कंट्री में भेज दिया बंदे को, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो वो सीन रहता है। लेकिन एक छोटा बबल आप कह सकते हो जो मोसाद यूज़ करता है कि भाई हमें ऑपरेशन अभी 1 महीने के अंदर ही करना है, तो क्विक एक्शन वाले जो होते हैं ना वो इनके होते हैं मोसाद के, मतलब इनका ऐसा एक बबल है जिसके कंट्री के एक रेंज इनकी कि इसके अंदर जो होगा वो हमें जल्दी से जल्दी हटाना है। बाकी ये नहीं सोचते कि भाई बहुत दूर तक हो सकता है कोई सीन हो या फिर उस कंट्री में हमारा दुश्मन हो उसकी चीज़ें निकालें, वो सीन इनका शायद नहीं रहता है। ISI मतलब पूरी प्लानिंग से लंबा टाइम लेके आगे तक की सोच के करता है। हाँ, तो वो ये एक फ़र्क नज़र आता है इसमें। बाकी इनके मिशंस बहुत तगड़े रहे हैं दोनों के, ऐसा नहीं है कि भाई मोसाद का नाम है तो भाई किसी बेस पर ही होगा भाई उसका नाम, उन्होंने भी बहुत तगड़ा काम किया है, लेकिन ISI के बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो सक्सेसफुल तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम ऐसा हिस्ट्री में लिखवा दिया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बाहर के अखबारों ने, न्यूज़ चैनल्स ने उनको कवर किया है। नंबर 1 पे रखा है वो, नंबर 1 रैंक पे। हाँ, नंबर 1 तक पे रह चुकी है और 2000 के टाइम पे बता रहे थे शायद ये, लेकिन हार्ड वर्क बहुत होता है यार इसके अंदर। एक बंदे जो होते होंगे इसके अंदर कुर्बानी के लिए कितनी जल्दी तैयार, कुर्बानी, और फिर जैसे जज्बा क्या होता दूसरी कंट्री में भेजते होंगे, कैसे रहते होंगे यार पूरा भाई, मुझे छोड़कर अपना घर बार जाना है, और भाई रिस्क पे रहते हैं भाई, इन्फॉर्मेशन निकालना कोई आसान काम नहीं है, वो भी किसी कंट्री की या किसी क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन भाई रहता है भाई, कब पकड़ जाएं, कब कहाँ से कौन भाई समझ गया कोई तो भाई वहीं पे ठोक देगा, खत्म कर देगा, तो बहुत बड़ा रिस्क पे जाते हैं भाई, जिगरा तो होता है भाई इनमें। तो मस्त स्टोरी थी, मस्त कंपैरिजन था और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत कुछ इससे सीखने को जानने को मिलता है कि भाई ISI जैसी एजेंसीज जो हैं हमारी कंट्रीज़ की, किसी और कंट्रीज़ की कैसे काम करती हैं भाई, तो उनको देखकर ऐसा लगता है भाई बहुत हार्ड वर्क रहता है इसके पीछे का। बाकी अच्छा वीडियो था, आप लोग कमेंट में बताओ कैसा लगा, एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।